हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज हम शुरू कर रहे हैं यूनिट 4 का आगे का टॉपिक, दैट इज़ यूरोपियन यूनियन और जो वेरियस हमारी रीजनल यूनियन है उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सो व्हाट इज़ यूरोपियन यूनियन? यूरोपियन यूनियन एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है 27 मेंबर्स कंट्रीज़ की, जो यूरोप में लोकेटेड है। यूरोप में जो कंट्रीज़ हैं उनका एक यूनियन है और ये क्यों बनाई गई थी? ताकि इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन हो सके और जो कंट्री है वो एक साथ ट्रेड कर सके और जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं वो हट सके। यूरोपियन यूनियन कहा जाए तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनी थी और उसका एम ये था कि बाद में कोई ऐसा वॉर ना हो यूरोप की कंट्रीज़ में और पीस और स्टेबिलिटी बनी रहे। European Union has evolved to cover the various policy area जैसे climate, environment, health to external relation and security, justice and mitigation। अब क्या ऑब्जेक्टिव थे यूरोपियन यूनियन बनने के, वो हम देखते हैं। पहला, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड ग्रोथ। One of the main European Union objective is to create a single market where goods and services and capital can move freely। बेसिकली यूरोपियन यूनियन का जो मेन एम था वो ये था कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो सके और इकोनॉमी की ग्रोथ हो सके। मतलब मेन ऑब्जेक्टिव था कि गुड्स आराम से एक जगह से दूसरी जगह जा सके, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके और इंटीग्रेशन हो सके। इसके साथ साथ आपको पता होगा कि इनकी जो पॉलिसीज़ है यहाँ पे इन्होंने मॉनेटरी यूनियन भी कर रखा है। यूरोपियन यूनियन में मॉनेटरी यूनियन भी है। इसका मतलब है कि वहाँ पे 27 में से 20 कंट्रीज सेम करेंसी यूज़ करती है, दैट इज़ यूरो। देन पीस एंड स्टेबिलिटी, जैसे मैंने बताया कि वर्ल्ड वॉर के बाद आया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में इसका मेन एम यही था कि स्टेबिलिटी रहे और पीस रहे। सो कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूरोपियन यूनियन इज टू मेंटेन अ पीस एंड स्टेबिलिटी इन यूरोप, इंटीग्रेटिंग ऑफ इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल कॉर्पोरेशन टू प्रिवेंट द फर्दर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मेंबर कंट्रीज। देन सोशल एंड रीजनल डेवलपमेंट। यूरोपियन यूनियन जो है अपनी वेरियस कंट्रीज़ के बीच में जो रीजनल डिस्पैरिटीज़ है उन्हें कम करता है कि यूरोप में जो कंट्री हैं कुछ बहुत ही डेवलप्ड है, कुछ डेवलपिंग है, तो इस रीजनल डिस्पैरिटीज़ को ये कम करता है, रीजनल डेवलपमेंट करता है और उनको फंड प्रोवाइड करता है ताकि उनका सोशल, इकोनॉमिक और टेरिटोरियल प्रमोशन हो सके। इसके साथ साथ ये यूरोपियन यूनियन स्ट्राइव टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और सोशल इंक्लूजन, कॉम्पैक्ट द पॉवर्टी। यूरोपियन यूनियन का एम ये रहता है कि वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाए और सोशल इंक्लूजन को प्रमोट करे। सोशल इंक्लूजन मतलब सबको राइट मिले, कोई भी ऐसा तबका ना हो, कोई भी ऐसे लोग ना हो जो सोशल राइट से प्रिवेंट रहे या पॉलिटिकल राइट से प्रिवेंट रहे। देन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। यूरोपियन यूनियन इज कमिटेड टू लीडिंग अ ग्लोबल एफर्ट्स टू कॉम्पैक्ट द क्लाइमेट चेंज विद पॉलिसी एम टू रिड्यूसिंग अ ग्रीन हाउस गैस इमिशन एंड प्रमोटिंग। यूरोपियन यूनियन जो है वो ग्लोबली एफर्ट्स डाल रहा है, मतलब सारे लोगों को मिला के ऐसे एफर्ट्स डाल रहा है क्लाइमेट चेंज को लेके, और उसकी पॉलिसीज़ भी ऐसी हैं जिनका एम है कि ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन को रिड्यूस करा जाए, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करा जाए और इंटीग्रेट करा जाए सस्टेनेबिलिटी बेसिस पे। देन ग्लोबल इन्फ्लुएंस। यूरोपियन यूनियन सीक टू स्ट्रेंथन इट्स रोल इन अ ग्लोबल स्ट्रेटेजी बाय अडॉप्टिंग अ कॉमन पोजीशन एंड एक्शन इन फॉरेन करेंसी एंड सिक्योरिटी। यूरोपियन यूनियन अपना जो रोल है ग्लोबल स्टेज पे वो इन्हांस कर रहा है, कैसे? इकोनॉमीज़ को और ज़्यादा इंटीग्रेट करके और सेम करेंसी को यूज़ करके। सो ये 5 ऑब्जेक्टिव है यूरोपियन यूनियन के। देन आता है यूरोपियन यूनियन काउंसिल। यूरोपियन यूनियन काउंसिल एक कलेक्टिव स्ट्रक्चर है जो स्टैब्लिश हुआ था ताकि वो पॉलिटिकल डायरेक्शन और प्रायोरिटीज़ डिसाइड कर सके यूरोपियन यूनियन की। इसके अंदर हेड ऑफ स्टेट्स आते हैं जो कि गवर्नमेंट या फिर मतलब हर एक स्टेट, हर एक गवर्नमेंट का जो हेड है, जैसे कि प्रेसिडेंट हो गया, हर एक स्टेट का प्राइम मिनिस्टर हो गया, वो आते हैं। देन उसके बाद प्रेसिडेंट आता है यूरोपियन काउंसिल का और यूरोपियन कमीशन। 3 लोगों से मिलके, मतलब 3 ये बॉडी से मिलके यूरोपियन यूनियन बनती है, यूरोपियन यूनियन काउंसिल बनती है। और यूरोपियन काउंसिल जो था उसका इनफॉर्मल समिट स्टार्ट हुआ था 1975 में, बट फॉर्मली ये इस्टेब्लिश हुई थी 2009 में बाय द ट्रीटी ऑफ लिस्बन। और जितने भी डिसीजन होते हैं वो समिट में सबके कंसेंसस के हिसाब से लिए जाते हैं। देन आ जाता है एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ आती हैं। ये कंट्रीज़ के नाम हैं, आपको कंट्रीज़ के नाम प्रॉपर ऐसे याद नहीं करने हैं, काफ़ी सारी कंट्रीज़ है, आप बस मेन चीज़ें इसकी याद कर सकते हैं, 1-2 कंट्रीज़ के नाम याद कर सकते हैं। जैसे स्पेसिफिक डेट आपको याद करनी पड़ेगी कि ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, 8 अगस्त 1967 में, और इसका एम है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड रीजनल सस्टेनेबिलिटी अमंग इट्स मेंबर। देखिए यूरोपियन यूनियन और एशियंस के जो ऑब्जेक्टिव है ना,
कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं। अगर आप एक के भी ऑब्जेक्टिव याद करके जा रहे हैं, मान लिया आपने यूरोपियन यूनियन के ऑब्जेक्टिव याद कर लिए, तो आप एशियन के क्वेश्चन में भी वो सेम ऑब्जेक्टिव लिख के आ सकते हैं। फ़र्क बस इतना है कि ये यूरोप का रीजनल इंटीग्रेशन है और ये साउथ ईस्ट एशियन नेशन का रीजनल इंटीग्रेशन है। बस आपने पढ़ सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सेम, देन पॉलिटिकल सिक्योरिटी एंड कॉर्पोरेशन, सोशल एंड कल्चर डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड रीजनल ग्लोबल इंगेजमेंट्स। देन आता है एशियन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। अब जैसे कि यूरोपियन काउंसिल था, तो यहाँ पे एशियन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म कैसे चलता है वो हम पढ़ेंगे। चेयरमैनशिप ऑफ एशियन, चेयरमैनशिप जो एशियंस की है वो रोटेट होती है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से। जैसे इंग्लिश नेम है मेंबर्स के, तो पहले ए वाला जो नेम से जो कंट्री होगी उसका हेड बनेगा चेयरमैन, फिर उसके बाद बी, फिर सी, ऐसे ही रोटेट होती है। देन एशियन समिट, समिट जो है वो हाईएस्ट बॉडी ऑफ अथॉरिटी है एशियन में, जो स्टैब्लिश करती है कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल, पॉलिसी का पूरा फ्रेमवर्क, मतलब जो गोल है और पॉलिसी उन्हें अचीव कैसे करना है वो पूरा रोड मैप ये स्टैब्लिश करती है, और ये 1 साल में 2 बार मिलती है। देन इन एशियन मिनिस्ट्रियल काउंसिल चार्टर स्टैब्लिश 4 इंपॉर्टेंट न्यू मिनिस्ट्रियल बॉडी टू सपोर्ट द समिट। जो चार्टर है उसने 4 मिनिस्ट्रियल बॉडी इस्टेब्लिश करी है ताकि वो समिट कौन है, हाईएस्ट बॉडी अभी मैंने बताया, उसको सपोर्ट करने के लिए। पहला है एशियन कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल, देन एशियन पॉलिटिकल सिक्योरिटी कम्युनिटी काउंसिल, एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी काउंसिल, एशियन सोशल कल्चर कम्युनिटी काउंसिल। आपको ये चारों बॉडी के नाम याद करने पड़ेंगे। देन उसके बाद आता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, सार्स, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ये 8 अगस्त थी, ये 8 दिसंबर 1985 में सेटल हुई थी, और इसका जो चार्टर था वो ढाका मतलब नेपाल, बांग्लादेश, वहाँ पे साइन हुआ था। जो इनिशियल मीटिंग थी वो 7 फाउंडिंग मेंबर्स की हुई थी। ये 7 ही हैं, तो आप इनके नेम बहुत ईजिली याद कर सकते हैं। और इसमें मेनली हमारे इंडिया के आसपास की कंट्रीज़ ही हैं सारी, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। और ये पहली मीटिंग जो थी वो अप्रैल 1981 में हुई थी कोलंबो में, श्रीलंका। और फिर 2007 में अफ़गानिस्तान जो था वो 8th मेंबर बना था सार्स का, और सार्स का हेडक्वार्टर काठमांडू में है, नेपाल। ये जो मैंने नेम हाईलाइट कर रखा है, डेट हाईलाइट कर रखी है, ये इंपॉर्टेंट है और ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, आपको ये लर्निंग करनी पड़ेगी। देन ऑब्जेक्टिव ऑफ सार्स के क्या ऑब्जेक्टिव थे? टू इन्हांस द वेलबींग एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर अ पीपल ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना साउथ एशियन पीपल्स का। देन हर एक को चांस देना कि वो डिग्निटी के साथ रहे और अपनी फुल पोटेंशियल अचीव कर सके। इसके साथ साथ रीजनल जो रीजन का सोशल कल्चर इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, मतलब जितनी भी कंट्रीज़ इसमें आ रही है सार्स में, उनका सोशल इकोनॉमिक और कल्चर डेवलपमेंट करना। देन कलेक्टिव स्ट्रेंथ को प्रमोट करना और सेल्फ रिलायंस को बढ़ावा देना, मतलब हर कंट्री अपने में सेल्फ रिलायंस हो, उस चीज़ को बढ़ावा देना। देन इनकरेज द प्रोएक्टिव कॉर्पोरेशन एंड रेसिप्रोकल सपोर्ट इन डोमेन ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशल साइंस एंड इकोनॉमी, मतलब एक दूसरे को ये सारी डोमेन में, साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशल साइंस और इकोनॉमी, इनमें सपोर्ट करना, मतलब हम दूसरी कंट्री को ऐसे रिसर्च वर्क में सपोर्ट करें, दूसरी कंट्री हमें सपोर्ट करिए, ऐसे। इम्प्रूव द कोलैबोरेशन विद अदर डेवलपिंग नेशंस, दूसरे डेवलपिंग नेशंस, मतलब ये 8 नेशन तो हैं, इनके अलावा जो और डेवलपिंग नेशन है उनके साथ कोलैबोरेट करना, और दूसरी रीजनल और ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी कोलैबोरेट करना जिनका सेम गोल और पर्पस है, जैसा कि सार्स का है। देन स्ट्रक्चर ऑफ सार्स का मीटिंग ऑफ हेड, मीटिंग्स एंड समिट आर टिपिकली कनेक्टेड वंस इन ईयर। सार्स की जो मीटिंग होती है साल में 1 बार होती है। एक इसकी स्टैंडिंग कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फॉरेन सेक्रेटेरिएट्स, स्टैंडिंग कमेटी फॉर फॉरेन सेक्रेटेरिएट्स मैनेज जनरल मॉनिटरिंग एंड कोऑर्डिनेशन, एस्टैब्लिश, प्रायोरिटाइज, मोबिलाइज द रिसोर्सेज एंड अप्रूवल ऑफ द प्रोजेक्ट। ये फंक्शन है इसके, ये जो कमेटी है इसके फंक्शन क्या है कि वो मॉनिटर करती है और कोऑर्डिनेशन करती है सारे मेंबर्स का। देन प्रायोरिटीज़ इस्टेब्लिश करती है और रिसोर्सेज को मोबिलाइज करती है, और जो भी प्रोजेक्ट है, फाइनेंस मतलब फंड वगैरह जो कोई और कंट्री मांगती है तो उसका अप्रूवल भी यही देती है। फिर आता है सेक्रेटेरिएट्स, जो 1987 में इस्टेब्लिश हुई थी, काठमांडू में फाउंड हुई थी। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अरेंज और सुपरवाइज करती है एग्जीक्यूशन ऑफ सार्स प्रोग्राम, मतलब सार्स के प्रोग्राम कहाँ होंगे और कैसे एग्जीक्यूट होगा, मतलब उस पूरे प्रोग्राम को देखभाली करती है। देन मीटिंग में भी असिस्ट करती है, और एक लाइजॉन्स की तरह काम करती है। लाइजॉन्स मतलब कनेक्शन की तरह काम करती है सार्स और अदर ग्लोबल इंस्टीट्यूशन के बीच में, एक ब्रिज की तरह काम करती है। और इसके अंदर जनरल सेक्रेटरी जनरल, 7 डायरेक्टर और जनरल सर्विस स्टाफ आता है।
देन आता है USMCA, यूनाइटेड स्टेट मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट। यूनाइटेड स्टेट मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट एक ट्रेड डील है जो यूनाइटेड स्टेट, मैक्सिको और कनाडा 3 कंट्रीज़ के बीच में है, जो 2020 में आई थी। और इसने नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नाफ्टा को रिप्लेस किया था, और नाफ्टा की फाउंडेशन हुई थी 1994 में। USMCA का एम है कि वो मॉडर्नाइज करे ट्रेड रिलेशन को इन तीनों कंट्रीज़ के बीच में, और एड्रेस करे कंटेम्प्रेरी, मतलब जो अभी के टाइम के इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इन्हांस करे। देखो, अगर USMCA के आप अलग से ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे और फिर उसके बाद नाफ्टा भी पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा हो जाएगा, मतलब अब ज़्यादा कंटेंट अलग अलग पढ़ेंगे। अगर आप इन्हें डिफरेंस के बेसिस में पढ़ते हैं ना, और अगर आता है व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ USMCA, तो आप इसी को लिख कर आ सकते हैं, और अगर डिफरेंस में आता है तो भी आप इसी को लिख के आ सकते हैं। मतलब ऑब्जेक्टिव में भी सेम और डिफरेंस में भी सेम, क्योंकि ये सेम ही है। मैंने ऑब्जेक्टिव भी अलग से पढ़े थे, वो भी यही है, और डिफरेंसेस भी पढ़े हैं मैंने, तो वो भी यही है, तो मैंने कंबाइंड करके लिखे हैं। पहला, ऑटो मैन्युफैक्चरिंग में इसका क्या काम था? पहले जो था वो 62.5% रिक्वायरमेंट थी, लेकिन अब USMCA ने मैंडेट कर दिया कि 75% ऑफ द व्हीकल पार्ट किसी भी 3 नेशन के एक नेशन में प्रोड्यूस होगा, ताकि जो टैरिफिक लगते हैं ट्रांसपोर्टिंग ऑफ गुड्स में वो ना हो। देन स्ट्रेंथ द लेबर लॉ। USMCA ने एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटर पैनल सेटअप करा है जो कंप्लेंट देखेगा वर्कर की और उनके राइट को अच्छे से इम्प्लीमेंट करेगा। डेयरी फार्मर, जो बहुत सारे टैरिफिक थे एग्रीकल्चर आइटम्स पे 3 नेशन के बीच में, वो पहली नाफ्टा ने हटा दिए थे। लेकिन जैसे कि अमेरिकन फार्मर्स के लिए नाफ्टा के टाइम पे सबसे बड़े लार्जेस्ट एक्सपोर्टर मार्केट थे जहाँ वो अपना गुड्स बेचते थे, वो कनाडा और मैक्सिको ही थे। और इसके एक्सचेंज में, लेकिन अब जो है क्या है कि इसके एक्सचेंज में कनाडियन ने अपना मार्केट और ओपन कर दिया US डेयरी, पोल्ट्री और एग के लिए। UMC ने इस चीज़ को और बढ़ाया, मतलब नाफ्टा ने एग्रीकल्चर आइटम्स पे काफ़ी हद तक टैरिफिक हटा दिए थे, लेकिन अब UMC ने ये जो एग्रीकल्चर आइटम है इन पे टैरिफिक बिल्कुल ज़ीरो कर दिए हैं, US डेयरी पे, पोल्ट्री पे और एग पे। अब इसके एक्सचेंज में यूनाइटेड स्टेट ने डेयरी, पीनट और पीनट प्रोडक्ट जो कनाडा का था वो अपने यहाँ पे अलाउ कर दिया है। मतलब वहाँ पे एक चीज़ है कि ज़ीरो एक्सचेंज हो गया है, कि यहाँ जो US है, US का सामान कनाडा में जाएगा फ्रीली, और कनाडा का जो पीनट प्रोडक्ट है वो US में जाएंगे, ऐसे एक्सचेंज कर दिया है। देन उसके बाद आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। USMCA ने जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज हैं उनको और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया है, और अभी इन्होंने 70 ईयर्स का पीरियड कर दिया है। पहले ये कम था, अभी 70 ईयर्स का पीरियड हो गया है कि किसी के मरने के बाद भी जो कॉपीराइट रहेगा वो 70 ईयर्स तक रहेगा। देन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफर $600 मिलियन टू एड्रेस द इन्वायरमेंटल इशू। USMCA ने $600 मिलियन दिए हैं इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए। देन टेक्नोलॉजिकल सेक्टर, सेक्शन ऑन डिजिटल ट्रेड दैट वाज इंक्लूडेड इन ओरिजिनल नाफ्टा इज इंक्लूडेड इन UMCA। मतलब जो सेक्शन था डिजिटल ट्रेड का वो नाफ्टा में नहीं था, बट ये USMCA में अब ये आ गया है, और इसने इसकी हेल्प से टेक्नोलॉजिकल सेक्टर को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला है। देन आ जाता है कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ द रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन? पहला, मार्केट एक्सपेंशन। मार्केट एक्सपेंशन में क्या है कि बिजनेसेस को लार्ज मार्केट मिल गया है, और कोई भी ट्रेड बैरियर्स यहाँ पे नहीं है, उनके पास सेल्स अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई हैं, और जिस वजह से वो इकोनॉमी ऑफ द स्केल का फ़ायदा उठा पा रहे हैं।